हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सृजन आईएएस कटिहार के द्वारा जो है आगामी 67वीं बीपीएससी परीक्षा और सीडीपीओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें से यह पहला टेस्ट सीरीज है। और इस टेस्ट में जो है एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री के प्रश्नों को जो शामिल किया गया है। और इसमें वैसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जिसे पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टेस्ट में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं और आप जो है गौर से सुनिए, देखिए और उसको सॉल्व करने का भी प्रयास करिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, किस धातु का सबसे पहले प्रयोग हुआ था? तो कौन सा धातु था जिसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था भारत में? तो वो हुआ था तांबा। ठीक है, तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिलता है वो मिलता है नर्मदा घाटी में। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में सबसे पहले मानव कंकाल मिला है, मानव के साक्ष्य मिले हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता वह काल क्या कहलाता है? जिस कालखंड में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उस कालखंड के इतिहास को हम क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं प्रागैतिहासिक काल का इतिहास, है ना। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास मतलब ये हो गया कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के जो कालखंड के इतिहास हैं वो सब के सब प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जो है लिखित साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं और लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य जरूर मिलते हैं। कोई वस्तु पत्थर का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ, ये सब जरूर मिलता है। तो उसी से मूर्ति वगैरह बना हुआ, तो इससे जो है इतिहास की जानकारी मिलती है। 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो उस स्थान का नाम बताने बोला जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में, जहाँ से प्राचीन काल में जो है अस्थायी रूप से लोग जीवन जीने लगे थे। कौन सा स्थान है? मतलब अस्थायी रूप से घर बना करके रहने लगे थे, तो वो है मेहरगढ़, है ना, मेहरगढ़। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है कौन सा? एक्चुअली में है क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग टाइम ऑफ पीरियड बताया जाता है, कालखंड अलग अलग बताया जाता है, लेकिन उसमें से ऑथेंटिक कौन है ना, यही पूछा जा रहा है। सर्वाधिक मान्यता वाला कौन है? तो वो है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में है 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में के कालखंड को हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत में कितने एरिया कवर था, है ना। तो ये कवर था आपको, डी ऑप्शन है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान और सिंध तो अभी पाकिस्तान में है, और पंजाब भी जो है आधा पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में है, आधा पंजाब इधर भारत में है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये पूरा का पूरा एरिया मिलकर के हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आता था। 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ये जो पूरा एरिया देखें, इस एरिया को जो कवर किया हुआ था सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, तो वो उसकी आकार क्या थी? तो उसकी आकार क्या थी? तो उसकी आकार थी आपको त्रिभुजाकार। अगर वो देखेंगे मैप में तो आपको त्रिभुजाकार आकार मिलेगा। ठीक है, तो ये है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खनन कार्य से जो तथ्य सामने आए थे उनसे पता चलता है कि वे लोग कैसा जीवन जीते थे? तो वे लोग जीते थे, नगर निर्माण कला से पारंगत थे, गांव में रहते थे, असभ्य और जंगली थे, यायावर थे। तो क्या थे? तो वो लोग नगर निर्माण कला में पारंगत थे, मतलब नगरी जीवन जीते थे, है ना। ए ऑप्शन हो जाएगा 9 का। 10 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, मोहनजोदारो से प्राप्त सामग्री तथा धातु खंडों से पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञान था। अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञान था, कुछ वहाँ के औजार मिले हैं उससे पता चलता है। तो क्या है? तो लोहे का ज्ञान नहीं था, बाकी सबका ज्ञान था। इसका मतलब ये है कि स्वर्ण का ज्ञान था। मतलब मोहनजोदारो से प्राप्त सामग्री धातुओं से पता चलता है कि वहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञान था, किंतु लोहे का ज्ञान नहीं था। मतलब सोने का ज्ञान था, तांबे का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान जो है पूर्व
आर्य के जब समाप्त हो रहा था, उत्तर आर्य काल, उत्तर वैदिक काल जो आ रहा था, उसमें जो है लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, उत्तर वैदिक काल की शुरुआत जब हो रही थी तब। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं आपके जो है महदहा से, महदहा से, है ना। अब बिहार में अगर बात करेगा, बिहार में कहाँ से प्राप्त हुआ है हड्डी के उपकरण, तो वो चिरांद से, छपरा में पड़ता है चिरांद, ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, जोरवे, नेवसा और दैमाबाद पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है। तो ये जो पूरा स्थल है ये है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है जोरवे संस्कृति, नेवसा संस्कृति, दैमाबाद संस्कृति के लोग जो है बसते थे, ठीक है, ये है। 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो वो है आपका चारागाही अर्थव्यवस्था। चारागाही अर्थव्यवस्था नहीं था, चारागाही वैदिक काल के आर्यों से संबंधित है। बाकी जो है व्यावसायिक कृषि होती थी, बिल्कुल सही है, कॉटन का उत्पादन होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। नगर नियोजन के तरीके से घर बनाया जाता था, सड़क था, है ना, ग्रिड पद्धति प्रणाली से घर सड़क बना होता था, चार सड़क जो है एक जगह मिला करता था। व्यापार एवं उद्योग जो है विकसित था। तो ये है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है वो ढूंढना है। तो ये है देखिए, सिंधु सभ्यता में नागरिक सुविधाओं का अभाव था, ये गलत हो गया। नागरिक सुविधा थी वहाँ पर, ना नागरिक सुविधा और नगरीय सुविधा थी। सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे, प्रकृति पूजक थे। और सी नंबर देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग यज्ञ हवन करते थे, ये भी गलत हो गया। यज्ञ हवन नहीं करते थे वो लोग, यज्ञ हवन तो वैदिक काल के लोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे, मूर्ति पूजक थे, ये भी नहीं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाना प्रकार की सब्जियां, अन्न तथा फलों का उपयोग करते थे। मुख्य रूप से वे क्या चीज़ थे खाने के में जो है, ये लोग थे निरामिष भोजी, सामिष भोजी, निरामिष तथा सामिष दोनों। तो निरामिष सामिष दोनों मतलब जो है नॉनवेज और वेज दोनों टाइप के लोग थे। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संबद्ध व्यक्ति लिखना पढ़ना जानते थे। प्राप्त मुद्राओं से पता चलता है कि उनकी लिपि क्या थी। तो उनकी लिपि थी, पढ़ी नहीं जा सकी है उनकी लिपि, यही है ना, उनकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। भाव चित्रात्मक लिपि होता था, चित्र के माध्यम से जो है चीज़ों को प्रस्तुत करने का जो है प्रयास किया जाता था। तो बहुत सारी चीज़ों में पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो काल हैं उनको हम आद्य ऐतिहासिक काल के दौर में रखते हैं, ठीक है। लिखित प्रमाण तो मिलते हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, यह है। 17 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो सूती ऊनी रेशमी वस्त्रों का निर्माण करना जानते थे, ठीक है, गलत हो गया। बी नंबर है, सूती और ऊनी वस्त्र बनाना जानते थे, बिल्कुल सही है, सूती और ऊनी वस्त्र बनाना जानते थे, रेशमी नहीं जानते थे, ठीक है। तो ये बी ही आंसर है, केवल सूती वस्त्र बनाना जानते, ये भी बात नहीं है, सूती और ऊनी दोनों जानते थे, ठीक है। दिगंबर रहते मतलब नग्न रहते थे, ऐसा भी नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की खुदाई में अग्निवेदी मिली है ना, अग्निवेदिका मिली है, अग्नि पूजन का प्रमाण मिला है। तो वो मिला है आपका, इनमें से दो जगह है, एक है लोथल और कालीबंगा। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक, ठीक है। 19 नंबर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, इसके लिए सभी ऑप्शन को पढ़ना होगा। तो समाज में जाति व्यवस्था थी, बिल्कुल गलत, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद समाज पुरुष प्रधान था, नहीं, मातृसत्तात्मक समाज थी। समाज मातृ प्रधान थी, बिल्कुल सही, मातृसत्तात्मक समाज थी। समाज में पुरुषों और स्त्रियों के समान अधिकार थे, नहीं, ये भी गलत है, मातृसत्तात्मक थी लेकिन समान अधिकार नहीं थे, ये भी बात है ना, ठीक है। 19 नंबर हो गया। अब आते हैं 20 नंबर पर, 10 राजन युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। 10 राग युद्ध भी इसे कहते हैं। तो ये जो है 10 रागन युद्ध जो है लड़ा गया था, वो लड़ा गया था पुरुषनी नदी के किनारे। पुरुषनी नदी मतलब रावी नदी,
रावी नदी का ही पौराणिक नाम है पुरुषनी नदी। ठीक है, अस्कनी नदी का पौराणिक नाम हो गया चेनाब नदी। चेनाब नदी का ही पौराणिक नाम अस्कनी नदी। और बिपाशा ब्यास का नाम था, वितस्ता झेलम का नाम था। तो पुरुषनी नदी के किनारे ही जो है यह युद्ध हुआ था, दशराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था एक तरफ। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को परिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था आपका कुशीनारा में। कुशीनारा में परिनिर्वाण का मतलब होता है अपना जान कब गंवाए थे, मृत्यु को प्राप्त हुए थे कब, कहाँ पर? तो कुशीनारा में। सिंधु घाटी सभ्यता का किस युग से संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस युग में रखते हैं? तो इसको हम रखेंगे प्रस्तर धातु युग में, सी नंबर। मतलब पाषाण का अंतिम चरण और धातु युग का प्रारंभिक चरण, इसमें हम रखेंगे। ठीक है। प्राचीन काल में कन्या के पिता को वर द्वारा एक जोड़ी बैल प्रदान करना किस विवाह के नाम से जाना जाता था? तो सामाजिक संस्कार के रूप में जो है वैवाहिक परंपरा 8 प्रकार के वैवाहिक रूप देखने को मिला था। तो उसमें से जैसे कि ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह आदि आदि, है ना, राक्षस विवाह, इस तरह का विवाह का रूप था, देखने को मिलता था। तो ये जो है, ये जो प्रचलन था किस विवाह में था? एक जोड़ी बैल प्रदान करना। तो ये था आपको अर्ष विवाह में, आर्ष विवाह में ये प्रचलन था। ठीक है। 24 नंबर देखते हैं, आहत सिक्के के निर्माण में प्रयुक्त मुख्य धातु थी क्या? तो आहत सिक्के का जो निर्माण किया जाता था उसमें कौन सी धातुओं का प्रयोग किया जाता था? तो वो किया जाता था आपको प्रमुख रूप से तांबा का प्रयोग किया जाता था। अन्य चीज़ भी मिलाया जाता था लेकिन तांबा का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आहत सिक्के में। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो की विशालतम इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो की जो विशालतम इमारत थी वह थी आपका महान स्नानागार। उसके बाद था अन्नागार। ठीक है, उसके बाद फिर सभागार और भोजनालय था। तो महान स्नानागार विशाल था। ठीक है, 25 का भी हो गया। 26 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत व रोम के बीच व्यापार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ऐसा कौन सा स्थान है भारत में जहां पर प्रमाण मिले हैं कि भारत का व्यापार प्राचीन काल में रोम के साथ होता था? तो यह प्रमाण जो मिला है अरिकमेडु से। अरिकमेडु आपका दक्षिण भारत में पड़ता है, तमिलनाडु के आसपास में, तमिलनाडु में ही पड़ता है अरिकमेडु। ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 27 नंबर, हीनयान व महायान में मतभेद का निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? तो हीनयान और महायान जैसा कि हम जानते हैं बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगति जो कनिष्क के काल में हुआ था कश्मीर में, तो वहाँ पर जो है इस चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया, हीनयान और महायान में। तो हीनयान और महायान में बट गया। तो क्या कारण था इसके बटने के? मतभेद कौन सा कारण नहीं था इनमें से, ये पूछा जा रहा है। तो संस्कृत भाषा का प्रयोग, बोधिसत्व की पूजा, मूर्ति पूजा, धन की लालसा। धन की लालसा नहीं थी, बाकी सभी कारण था। 2 भाग में बंटने का कारण क्या था कि संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा था बौद्ध धर्म के बीच में और कुछ कुछ भिक्षुओं के द्वारा किया जाने लगा था। बोधिसत्वों की पूजा अर्चना भी किया जाने लगा था, जो कि गौतम बुद्ध खुद इसका जो है आलोचना किया करते थे। मूर्ति पूजा का भी जो है किया जाने लगा, जिसका गौतम बुद्ध प्रखर विरोधी भी रहे थे। इसी में जो है 2 गुट बट गया, एक गौतम बुद्ध के विचार को आगे ले जाने के लिए और दूसरा कि समय के साथ मूर्ति पूजा को भी अपनाने की दिशा में आगे बढ़ा। तो इसीलिए जो है यह हीनयान और महायान में बदल गया, बट गया। 28 नंबर है, स्यादवाद मूल रूप से किस दर्शन से संबंधित है? तो स्यादवाद जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का ही एक सिद्धांत है स्यादवाद, है ना। बहुत तरह का दर्शन निकल करके आया जैन धर्म में ही, तो उसमें से एक है स्यादवाद भी है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को 29 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इस मिलान में है सूची 1 में हड़प्पा स्थल का नाम है और दूसरी तरफ जो है आपका राज्य का नाम बताना है। तो जैसे हड़प्पा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल है मांडा, तो मांडा किस राज्य में पड़ता है? तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। 1 का 3 हो जाएगा। दाइमाबाद कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो महाराष्ट्र 1 मिनट, A का 3 हो गया, B का, हाँ महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र यहाँ है। और C कालीबंगा, कालीबंगा जो है आपका कालीबंगा जो है
कहाँ गया, राजस्थान में पड़ता है, और राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। तो ये आंसर हो जाएगा सी। ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो माना जाता है वो माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का। ठीक है। अब पूर्व वैदिक काल ये कहा जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का। तो उत्तर वैदिक काल पूछ रहा है, तो ये हो गया बी नंबर आंसर। 31 नंबर है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधियों और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इस किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था श्रमण, श्रमण के नाम से। जो वेद विरोधी थे उसको श्रमण के नाम से जाना जाता था। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम जो है वो है, सबसे पहले वेद, है ना, वेद में भी सबसे पहले ऋग्वेद, फिर बाद में उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 वेद का जो है रचना हुआ, है ना। ऋग्वेद के बाद अथर्ववेद, सामवेद, है ना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसकी रचना हुई। फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, इस तरह से रचनाएं हुई है। तो ये ए ऑप्शन हो गया। 34 नंबर है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्रों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल थे, उसमें से किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? तो वह मिलता है आपको 10वें मंडल में, 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख मिलता है। अस्तोमास सदगमय, सदगमया कहाँ से लिया गया है? अस्तोमास सदगमया, तो ये ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है। 36 नंबर देखिए, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का जो है ये भी ऋग्वेद में ही मिलता है, ऋग्वेद में। ठीक है। और कौवे मंडल में मिलता है ऋग्वेद के या गायत्री मंत्र का, ये आपको कमेंट करके बताना है। 37 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? वो होता है कठोपनिषद से। कठोपनिषद से, उपनिषद भी अलग अलग प्रकार का होता था, उसमें से एक उपनिषद था कठोपनिषद। तो इसी में जो है इस चीज़ की जानकारी मिलती है, नचिकेता और यम के संवाद का, डायलॉग का, मीटिंग का, है ना, बातचीत का जिक्र है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो पूर्व वैदिक आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाया गया था? पूर्व वैदिक आर्य मतलब 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में नहीं लाया गया था। तो वो था आपका लुहारगिरी, मतलब लोहा का प्रयोग ही नहीं हो रहा था, बाकी सब है। मृदभांड होता था, आभूषण बनाया जाता था, बढ़ेगिरी भी होता था। ठीक है, ये है। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन में कब आया? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आया? तो ये आया आपको उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो है करीब 900-800 ईसा पूर्व के दौरान जो है गोत्र व्यवस्था जो है आया। 40 नंबर है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी गई है। प्रजापति उस समय उत्तर वैदिक काल के जो है इष्ट देवता माने गए थे, है ना, सर्वोच्च पूजनीय देवता। तो उसकी 2 पुत्रियां सभा और समिति को माना गया है। तो किस वेद में? तो अथर्ववेद में। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो ऋग्वैदिक आर्यों की क्या इसमें से विशेषता नहीं है वो बताना है। तो वो है, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये संबंध नहीं रखता, मतलब वो लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। बाकी सबसे ये, वे अश्वों मतलब घोड़ों, रथों और कांस के उपयोग करते थे, बिल्कुल सही बात है। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल का भी प्रयोग करते थे, ये बिल्कुल सही बात है। वे गौ से परिचित थे, गाय से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप था। ठीक है। तो गाय को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था, तो ये भी बात सही है। ये सही नहीं, बी सही नहीं है कि लोहे का उपयोग से परिचित थे। लोहे का उपयोग से परिचित नहीं थे पूर्व वैदिक काल के लोग। 42 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो वो कौन है? तो वो है आपका कालाशोक। कालाशोक के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था, मतलब बौद्ध धर्म का मीटिंग हुआ था, बहुत बड़ा मीटिंग। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कालाशोक। कालाशोक को ही काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, कालाशोक ही।
43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ शासक का नाम है और दूसरी तरफ जो है वंश का नाम है। तो बिंबिसार किस वंश से बिलोंग करते हैं? तो हर्यक वंश से, कालाशोक शिशुनाग वंश से, महापद्मानंद नंद वंश से और मौर्य जो है बिंदुसार मौर्य वंश से। बिंदुसार जो थे वो अशोक के पिताजी थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो ये है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो क्या कारण थे? सिकंदर भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी और उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, सभी, है ना। एक तो यहाँ पर आप डी भी मान सकते हैं, ई भी आंसर मान सकते हैं, एक से अधिक भी आ गया और डी भी है, मतलब सभी का सभी आंसर हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक रथ मूसल मतलब एक ऐसा रथ जिसमें गदा लगा होता था हथियार के रूप में, तो उसका प्रयोग में लाया गया था। और महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला जो है एक यंत्र था, वो लेकर के जो है गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया था। किसके खिलाफ? कौन किया था? वो वज्जी संघ के खिलाफ किया गया था। तो कौन किया था? तो वो किया था अजात शत्रु। 45 का ए, है ना, अजात शत्रु। ये हर्यक वंश का ही था अजात शत्रु। 46 नंबर है। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो वो बना लिया था आपका शिशुनाग ने, है ना, शिशुनाग वंश के शिशुनाग ने। 47 नंबर है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में जो है ये किया था आपका अजात शत्रु ने, हर्यक वंश के अजात शत्रु ने। 48 नंबर क्वेश्चन है। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही है? जो है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बिल्कुल सही है, बृहद्रथ ने की थी मगध साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ। उसके बाद महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया। महापद्मानंद नंद वंश के महापद्मानंद ने खूब जो है अच्छा खासा इसका विस्तार रूप दिया। ये भी बात सही है। जो सर्व छत्रातक का भी जो है क्षत्रियों को अंत करने वाला का भी उपाधि धारण किया था। एक राट के नाम से भी वो जाने जाते थे। तो ये है। गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। बिल्कुल ये भी सही है, तो आपका ई आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में इनमें से क्या है प्रमाण जो माना जाता है? वो माना जाता है आपका 1 2 3 4 5 सभी। सभी का मतलब ये हो गया कि खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ ईरानी आक्रमण के बाद ही। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला, अभिलेख को जो लिखने की कला, अशोक जो अभिलेख लिखता था उसका भी संभवतः यहीं से उनको कॉन्सेप्ट मिला। ईरानियों की क्षत्रप प्रणाली का प्रचार, ईरानी जो है ईरानी शासक अपना क्षत्रप प्रणाली के तहत जो है शासन करता था, तो इसका भी जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिला। घंटा आकार के गुंबज कला का प्रचार भी हुआ। गुंबज वगैरह का जो निर्माण हुआ करता था, है ना, स्तंभ वगैरह, तो स्तंभ निर्माण करने का भी कला वहीं से आया है। स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य के रक्षा में स्त्री जो है अंगरक्षक बॉडीगार्ड की भी नियुक्ति की जाती थी। तो इसका भी कॉन्सेप्ट ईरानी आक्रमण से ही हुआ है, ईरानी शासकों से ही हुआ है, वहीं से आया है ये चीज़। 50 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इतिहासकार इसमें से सिकंदर के साथ कौन था जो नहीं आया था? तो वो था आपका हेरोडोटस। बाकी सब सिकंदर के साथ आया था। निर्याकस इसके जल सेनापति भी थे और इतिहासकार भी थे, वो लिखते भी थे। एनासिक्रिटस भी सिकंदर के साथ आया था। अरिस्टोबुलस भी सिकंदर के साथ आया था। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? प्रथम व्यक्ति तो जानते हैं हम लोग जो है ना, किसको जो है वो दीक्षित किए थे पहली बार, लेकिन अंतिम व्यक्ति कौन थे जिसको दीक्षित किया था गौतम बुद्ध ने? तो वो था सुभद्र, है ना। ये 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक ग्रंथ है आपका जो है ये है आपका बुद्ध का, गौतम बुद्ध का जो है ग्रंथ है जातक। ठीक। 53 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, एक मिनट।
सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सारनाथ में सर्वप्रथम जो है प्रवचन दिया, तो वो कौन सी घटना कहलाता है? तो वो घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। ये घटना क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसमें जो समान नहीं है बौद्ध और जैन में, वो है आत्मदमन। आत्मदमन मतलब अपने आप को कष्ट पहुंचाना, पीड़ा देना और है ना मृत्यु को पा जाना, ये दोनों में समानता नहीं है। अहिंसा दोनों चाहते थे, बौद्ध और जैन दोनों। वेदों के प्रति उदासीनता थी दोनों में, है ना। रीति रिवाजों की अस्वीकृति, जो भी जो है पाखंड वाला रीति रिवाज था उसको नहीं मानते थे, जैन भी नहीं और बौद्ध भी नहीं। लेकिन आत्मदमन, जैन धर्म क्या था? आत्मदमन की प्रवृत्ति थी और बौद्ध में ऐसा, बौद्ध इस पर विश्वास नहीं करते थे। तो ये इसमें अंतर है। 55 नंबर देखिए, त्रिरत्न सिद्धांत जैसे कि सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? किस धर्म में यह इस बात की उल्लेख की गई है? तो वो है आपका जैन धर्म में, जैन धर्म में, है ना, ये है। 56 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है इसे बताएं। तो चैत्य और विहार में क्या है? तो चैत्य जो है पूजा स्थल हुआ करता था बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए, जबकि विहार जो है, विहार एक स्थान होता था जिसमें निवास करते थे बौद्ध भिक्षु, है ना। बौद्ध भिक्षु का मतलब ये हुआ कि बौद्ध साधु। ठीक है, ये है बी आंसर हो गया इसका। 57 नंबर देखिए, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाने जाते थे पद्म पानी के नाम से। ठीक है, ये महायान बौद्ध धर्म में ये नाम से जाने जाते थे। अलग जो हीनयान में और भी नाम से, अलग अलग नाम से जाने गए हैं ये, है ना, इस तरह से। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हो गया था? तो जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर में कब जो है विभाजित हो गया? तो ये हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही ये जो है दो भाग में बट गया था। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो जैन रचना कौन सा है जिसमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है? तो वो है भगवती सूत्र, है ना। 59 का ए हो जाएगा। अगर यहाँ पर बौद्ध रचना बोलता तब हम लोग लिखते अंगुत्तर निकाय। यहाँ जैन का बोल रहा है तो जैन का है भगवती सूत्र में इस बात की चर्चा है 16 महाजनपदों की। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है, पहला उपदेश तो वहाँ दिए सारनाथ में, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, ये भी प्रश्न बनता है। तो ये सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। 60 नंबर का आंसर हो जाएगा श्रावस्ती, है ना। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, ये है। 61 नंबर है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन थे? बुद्ध चरित के रचनाकार कौन थे? तो वो थे अश्वघोष थे। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में जो है विभाजित हो गया था? तो वो हो गया था कनिष्क के शासनकाल में, जो है चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, वहीं पर जो है ये दो पार्ट में बट गया था। 63 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था तक्षशिला मतलब उत्तर पश्चिम भारत का भी हिस्सा जो देखते हैं, पाकिस्तान वाला हिस्सा, वहाँ पर भेजा था तक्षशिला। ठीक है। 64 नंबर देखते हैं, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई ग्रंथ है, नाटक है। और इसमें क्या चीज़ का उल्लेख है? तो इसमें उल्लेख है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरसंधियों के बारे में, है ना, दूरसंधियों के बारे में। ठीक, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास की जानकारी भी इससे हमको मिलती है, उसमें कैसे लोग रहते थे, जीवन शैली क्या थी, है ना, ये सब चीज़। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है ये डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर, कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी, कैसे प्रशासन होता था, इस पर अर्थशास्त्र में इस बात का जिक्र किया गया है ना। 67 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द
का प्रयोग किया गया है, मतलब निम्न कूल का प्रयोग किया गया है। तो ये किया गया है आपका मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस जो है रचना है, नाटक है विशाख दत्त के द्वारा, उसी में इस बात का उल्लेख है कि वृषल माना गया है किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का माना गया है। 68 नंबर है, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? तो पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा बोल करके किसने संबोधित किया था? तो वो किया था मेगास्थनीज ने, है ना, मेगास्थनीज ने। ठीक है, ये है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन जो थे ये थे शोभा कनिष्क के दरबार के। कनिष्क के दरबार में जो है चरक रहते थे, जो चरक संहिता की रचना की, है ना, और नागार्जुन जो कि बौद्ध धर्म से बिलोंग करते थे, बौद्ध भिक्षु बौद्ध साधु थे। ठीक है, ये है। 70 नंबर है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो सातवाहन के कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने गाथा सप्तशती नामक जो है ग्रंथ की रचना किया था? तो वो था हाल नामक शासक ने। ठीक है। 71 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? तो सही कालक्रम है आपका, पहले यूनान का आक्रमण हुआ, हिंद यूनानी जिसको ग्रीक कहते हैं, ग्रीकों का, फिर शक आया, फिर कुषाण आया, है ना। तो इस तरह से यह क्रम है, हिंद यूनानी, शक, कुषाण। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था किसके द्वारा? तो भारत में प्रथम बार सैनिक शासन जो है व्यवहार में लाया गया था ग्रीकों के द्वारा, मतलब हिंद यवनों के द्वारा, है ना। यह है 72 का बी आंसर हो जाएगा। 73 में देखिए, 4 धातुओं जैसे कि सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था आपको करसापन कहा जाता था। ठीक है, ये है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। दूसरा है देखिए, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। बौद्ध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। तो 3 नंबर सही है, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते, ये गलत है ना। पुष्यमित्र शुंग तो ब्राह्मण शासक था और वो बौद्धों को देखना नहीं चाहता था। तो 2 गलत है, 3 सही है। और तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 74 का सी, मतलब केवल 3 आंसर सही है। 75 नंबर है देखिए, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ था? तो 3 संगम हुआ था संगम काल के इतिहास में दक्षिण भारत में, और किसके राज्य में यह तीनों संगम का आयोजन हुआ था? तो ये हुआ था जो है पांड्य के राज्य में। ठीक है, ये है 75 का डी, पांड्य के राज्य में। जो चेर, पल्लव, पांडे ये तीनों राज्य के शासक इसमें शामिल होते थे, जो है लोग शामिल होते थे इस संगति में। ठीक है, लेकिन होता कहाँ था? तो पांड्य राज्य में आयोजन होता था। तो तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जीवक चिंतामणि जो है ये संबंध है आपका जैन धर्म से। ठीक। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो संगम युग में उरैयूर जो विख्यात था वो था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। ठीक है, कपास व्यापार ज़्यादा होता था, वहाँ से प्रसिद्ध था। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, ये है। 79 है, धनवंतरी थे क्या? तो धनवंतरी किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न के रूप में रहते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का मतलब है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को कहा गया है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो ये है दशावतार का, देवगढ़ का दशावतार मंदिर सबसे उत्कृष्ट मंदिर माना गया है गुप्त काल का। 80 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, है ना, ये है। 81 नंबर देखिए, सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जो जारी हुआ था वो होता कुषाणों के द्वारा, और सबसे पहले स्वर्ण सिक्का हिंद यवनों के द्वारा जारी किया गया था, और सर्वाधिक स्वर्ण सिक्का गुप्तों के द्वारा जारी किया गया था। लेकिन सर्वाधिक शुद्ध पूछेगा तब कुषाण आंसर होगा, तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है। ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध। 82 नंबर है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो यूरोपीय भाषा मतलब अंग्रेजी, यूरोप में जो भी भाषा चलता है यूरोपी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन जो भी है,
तो उसमें पहला भारतीय ग्रंथ कौन है जो कि किसी यूरोपीय भाषा में ट्रांसलेट हुआ था, तो वो हुआ था अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी और दूसरी बार मरम्मत किसने करवाया था? तो जो है इसका जो मरम्मत करवाया था आपका स्कंदगुप्त ने करवाया था, गुप्त शासक। तो ये है। लेकिन बढ़ाने का बात है तो सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के जो है एक सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर थे पुष्पगुप्त, उन्होंने बनवाया था। फिर उसके बाद जो है शक शासक रुद्रदामन ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था और फिर दूसरी बार जीर्णोद्धार जो है ये स्कंदगुप्त ने करवाया था। तो ये चीज़ है। 84 नंबर क्वेश्चन में देखिए मिलान करना है। इसमें प्रशासकीय विभाजन और उसके अधिकारी के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रशासकीय विभाजन मतलब भुक्ति। तो गुप्त काल में यह प्रचलन में था, ये प्रशासनिक विभाजन। तो भुक्ति का जो है अधिकारी क्या कहलाता था? तो उपरीक कहलाता था। भुक्ति के अधिकारी को उपरीक कहते थे। विषय के अधिकारी को विषयपति कहा जाता था, ठीक है, विषयपति कहा जाता था। और उसके बाद देखिए, और नगर के जो है नगरपति और ग्राम के ग्रामिक, ये कहे जाते थे। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो वो है आपका जैसे कि बाघभट्ट अष्टांग हृदय की रचना, उसके बाद है ये सही है, बाघभट्ट अष्टांग हृदय की रचना की है। कामंदक नीति सार की रचना की है। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस की रचना की है। भर्तृहरि मेघदूत की रचना की है, नहीं, मेघदूतम की रचना कालिदास ने की है, तो ये गलत हो गया, डी। 86 भी है मिलान करने के लिए। देखिए, एक तरफ शासक है और दूसरे तरफ क्या है उसकी पत्नियां हैं, तो पत्नी को शासक से मिलाना है। तो 86 का जो हो जाएगा आपका ये है। तो जैसे कि सूची 1 में है चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का क्या नाम था? तो कुमार देवी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, ठीक है। बी है रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी थी, ठीक है। समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी थी और रुद्रसेन की पत्नी प्रभावती थी, ठीक है। प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी जिनकी विवाह जो है रुद्रसेन से कराया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए का 1 2 3 4 ये है। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो चीनी तीर्थयात्री भारत आया था हर्षवर्धन के समय में, वो था ह्वेनसांग आया था, ठीक है। फायन किसके समय में आया था? ये आपको कमेंट करके बताना है। इत्सिंग किसके समय में आया था और संयुगन किसके समय में आया था? सब चीनी यात्री ही है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। रिकॉल करिए, जल्दी बताइए। 88 नंबर क्वेश्चन है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को जो है किसने पराजित किया था? तो ये क्या था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने, है ना, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। उसके बाद देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है ऐहोल अभिलेख से, ऐहोल प्रशस्ति पत्र से ये जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच में नर्मदा नदी के किनारे में युद्ध हुई थी, इसकी जानकारी मिलती है, ठीक। तो ये 90 नंबर क्वेश्चन है, ह्वेनसांग ने हर्ष को किस नाम से संबोधित किया था? तो ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से जो है संबोधित किया था, ठीक है। 90 का हो गया बी आंसर। 91 का है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इसका मौखरी वंश के नरेश ग्रहवर्मा से हुआ था, मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से। 92 का क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो मतलब हर्षवर्धन अपने जीवन काल में एकमात्र हार का सामना किया, वो भी पुलकेशिन द्वितीय से। तो ये कहाँ के शासक थे? तो ये जो थे आपका थे वातापी बादामी के शासक थे, दक्षिण भारत के थे, ठीक है। 93 नंबर, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेला का जो आयोजन करने का श्रेय है ये जाता है हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन ने ही इस परंपरा की शुरुआत करवाई थी, ठीक है। कौन सही सुमेलित है?
तो इसमें से आपको सही सम्मिलित करना है। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री या युद्ध और शांति का मंत्री होता था, बिल्कुल सही बात है। अवंती जो है एक अधिकारी का नाम था जो कि हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री कहलाता था, या युद्ध और ये एक पद का नाम है अवंती। सिंहनाद पद क्या चीज़ था? तो महासेनापति को सिंहनाद कहा जाता था। कुंतल सेनापति, अश्वसेना के जो सेनापति होते थे उसको कुंतल कहा जाता था। भंडी प्रधान सचिव को भंडी कहा जाता था। इसमें सभी आंसर हो गया, मतलब उपयुक्त में से अधिक, एक से अधिक आंसर हो गया। अग्रहार का अर्थ क्या था? अग्रहार का जो अर्थ था वो क्या था? तो वो था ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि को ही हम अग्रहार कहते थे। अनुदान में जो दिया जाता था ब्राह्मणों को, बिना कर का भूमि, कर नहीं भुगतान करने वाला भूमि, तो उसको हम अग्रहार कहते थे। 96 नंबर क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक जो था उस समय भीम द्वितीय था। ठीक है, 96 का बी। 97 है, हरकेली नाटक की रचयिता कौन है? हरकेली नाटक की रचयिता जो है चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसको विसल देव के नाम से भी जाना जाता है, ये थे हरकेली नाटक के रचनाकार। ठीक, 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो ये कौन सा है? तो ये है आपका कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक, 99 है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये करते थे, गीत गोविंद के रचनाकार जो जयदेव थे वो किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में, है ना। 100 नंबर क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण किया था? तो सोमपुर महाविहार मतलब सोमपुर महाविद्यालय, उस समय के कॉलेज कह सकते हैं, अध्ययन केंद्र कह सकते हैं। तो इसका गठन कौन किया था? तो ये किया था आपका धर्मपाल। ठीक है, सोमपुर महाविहार का। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में क्या था? यह पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर के निर्माता कौन थे? तो ये थे चोडगंग, गंग वंश के संस्था जो है राजा थे ये, है ना। डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है 103 नंबर, आइए, नैषेध चरित्र व खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? श्रीहर्ष जो है एक राजकवि थे, तो ये किस शासक के राजकवि थे जिसने ये रचना रची थी, नैषेध चरित्र? ठीक है, तो ये थे आपका जो है जयचंद के दरबार में रहते थे। 104 नंबर है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन था? तो ये जो था 104 का आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रकूट। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन नहीं लिख पाए, मिस हो गया। चलिए, 105 नंबर क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश को वो अल गुजर कहा और इसके शासकों को क्या कहा? बैरा कहा। तो कौन कहा था यह बात? यह कहा था अल मसूदी ने, अल मसूदी ने यह बात कहा था। 106 नंबर देखिए, कर्पूरी मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? किस गुर्जर प्रतिहार के दरबार में यह कर्पूर मंजरी के रचयिता राजशेखर रहते थे? यही क्वेश्चन हुआ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रपाल। गुर्जर शासक महेंद्रपाल के, एक पाल शासक महेंद्रपाल भी है तो वो नहीं, तो ये है महेंद्रपाल प्रथम, ये गुर्जर शासक है। 107 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? तो किस साम्राज्य को रुहमा कहा था? तो वो कहा था पाल के विषय में, पाल शासकों को, पाल वाला क्षेत्र को वो जो है रुहमा कहा था। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे कौन? तो दाय भाग के रचयिता कौन थे? तो वो थे आपका जिमुत वाहन ने दाय भाग की रचना की थी, यह है। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? दान सागर और ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना किसने की थी? तो ये की थी आपका बल्लाल सेन, 109 का हो जाएगा बल्लाल सेन ने।
ये सेन वंश के राजा थे बल्लाल सेन। ठीक, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110 नंबर, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्धा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो रानी दिद्धा जो है मूल रूप से लोहार वंश की शासिका थी, लोहार वंश। ठीक है, कश्मीर पर राज करने वाले जो है राजवंश है, उसमें से कारकोट वंश है, उत्पल वंश है, लोहार वंश है ना। तो इस तरह के वंश कश्मीर पर राज किया है, उसमें से लोहार वंश से बिलोंग करती थी रानी दिद्धा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार में संस्थापक कौन था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की था? बिहार शरीफ में किया गया था इसकी स्थापना। तो ये कौन किया था? तो ये किया था आपका गोपाल ने, पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी जो भारत पर आक्रमण किया था जो है 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी से 1025 तक लगातार किया था 17 बार आक्रमण। तो है उसमें उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था, एक मिनट, एक सॉरी, हाँ, उसका उद्देश्य क्या था? तो जो है गजनी साम्राज्य का विस्तार करना। 112 का आंसर हो जाएगा, सॉरी सी आंसर हो जाएगा। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है, धन प्राप्ति उसका मुख्य उद्देश्य था, जो है साम्राज्य विस्तार से उसको कोई लेना देना नहीं था। तो ये है। 113 नंबर देखिए, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो तराइन की पहली लड़ाई जो है वो हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। फिर दूसरी लड़ाई जब हुई थी तब उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो ये है। 114 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो मंगोल आक्रमण सर्वाधिक जो हुए वो हुए अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत के जो है शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, उसके समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ है। 114 का बी। ठीक है, नेक्स्ट 115 है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ठीक है, तो वो कौन थे? तो 115 का हो जाएगा आपको डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। महमूद गजनबी ने कौन से उपाधि धारण किए थे? तो महमूद गजनबी ने जो है वो धारण किया था यामीन उद दौला का और अमीन उल मिल्लत का, दोनों उपाधि धारण किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो उसमें भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, भारतीय समाज, मतलब सभी एक से अधिक। उसमें भारतीय इतिहास की भी जानकारी है, भूगोल की भी, खगोल विज्ञान, दर्शन और भारतीय समाज की भी। तो इस तरह से ये ई आंसर हो जाएगा। 118 है, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? तो बलबन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें भी आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, क्यों? क्योंकि असत्य पूछ रहा है, उसने चालीसा दल चालगामी से संबंधित सामंतों को दमन किया, बिल्कुल सही है। जो है चालीसा दल को समाप्त कर दिया गया, जो है इल्तुतमिश के द्वारा जो गठन किया गया था। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की थी, ये भी बात सही है। यहाँ गलत पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, तो ये सही है। उसके बाद कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, ये भी बात सही है। उसने ईरानी प्रथा सिजदा एवं पैबोस को चलाया था, प्रथा को चलाया था, तो सिजदा और पैबोस प्रथा को भी चलाया था अपने दरबार में। तो जो है ये चारों ऑप्शन सही है, इसलिए ई आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण था वो हुआ था जो है जाटों के विरुद्ध, 119 का पंजाब के खोखरों के विरुद्ध। ये जाटों के विरुद्ध तो वो थे जो है गजनबी का अंतिम आक्रमण हुआ था। ठीक है, ये गौरी का पूछ रहा है, तो मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण जो हुआ था वो पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध हुआ था। 120 नंबर क्वेश्चन है, अमीर कोही जिसको कृषि विभाग कहते हैं, कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो वो किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा,
है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। 120 का सी हो जाएगा। 121 नंबर देखते हैं, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और उसके लिए एक विभाग दीवान खैरात का भी स्थापना किया था, तो कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। 122 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, फिर उसे राय रायन की उपाधि दिया और फिर गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया? तो वो कौन सा शासक था? तो वो था देवगिरी के शासक रामचंद्र को, है ना, रामचंद्र को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो है रहा था, उसको राय रायन की उपाधि भी दिया था। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था? मलिक कफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से दक्षिण अभियान का नेतृत्व कर रहा था। तो मलिक कफूर को जो है ये कोहिनूर हीरा कौन दिया था, यही प्रश्न है। तो मलिक कफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। तो ये इसको कहाँ से मिला था? तो ये मिला था प्रताप रुद्रदेव से, है ना, प्रताप रुद्रदेव से ये कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। 124 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके मात्र 4 कर लगाए, सबको मिला करके एक 4 टाइप का कर लगाया, वो कौन था? तो वह था आपका फिरोज शाह तुगलक। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। 125 नंबर क्वेश्चन, इसमें एक तरफ वंश है और दूसरी तरफ जो है उस शासक के नाम है। तो 125 नंबर में कहा रहा है कि जो है पहला है, संगम वंश के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का। तो एक का ए हो गया, 1 मिनट, ठीक है, हरिहर बुक्का। दूसरा है सालू वंश, तो सालू वंश का हो जाएगा आपका सालू नरसिंह। और तुलु वंश है, तुलु का वीर नरसिंह। और अरविडो वंश का हो जाएगा तिरुमल। तो ये सब विजयनगर साम्राज्य से बिलोंग करता है। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए, एक संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविडो वंश, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126 नंबर, सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। 126 नंबर का आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय के दरबार में। 127 नंबर क्वेश्चन है, देखिए विजयनगर की किस शासक की उपाधि गजबेटकर थी? तो विजयनगर के कौन से शासक थे जिसकी उपाधि थी गजबेटकर? गजबेटकर की उपाधि से भी जाने जाते थे, तो वो थे देवराय द्वितीय, ठीक है। 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज मतलब 8 विशिष्ट लोग थे उनके दरबार में, तो वो कौन थे? तो वो थे 8 तेलुगु कवि थे। 128 के बी, ठीक है। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद की रचना जो की थी वो की थी तेलुगु भाषा में। 130 नंबर है, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो वो है आपका कृष्णदेव राय का शासनकाल। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था वो तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। 131 है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु का कर पुकारती थी? तो वो कौन थे? तो वो थे जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन कश्मीर के शासक थे। ये कश्मीर का अकबर भी इनको कहा जाता है, ठीक है। 131 का सॉरी इब्राहिम आदिल शाह है इसमें, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु का कर पुकारा करता था? तो वो था इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है। बहमनी राज से बिलोंग करते थे इब्राहिम आदिल शाह, ठीक। ये है। विजयनगर साम्राज्य में अमरम का अर्थ क्या था? अमरम का अर्थ था जो है आपका जागीर। जागीर को ही अमरम कहा जाता था, ठीक है। 133 नंबर है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो सैनिक विभाग को जो कहा जाता था कदाचार विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। 134 नंबर क्वेश्चन है, देखिए किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया था? तो ये था आपका जो है पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद जो है अपने सगे संबंधियों के लिए खजाना खोल दिया था।
135 नंबर क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका अकबर के द्वारा। 136 नंबर देखिए, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, है ना, बरार अपना क्षेत्र बरार को जो है अकबर को सौंप दिया, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी वो चांद बीबी? तो वो संबंधित थी आपका अहमदनगर से। ठीक है, ये है। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन है जो कि बाबर को आमंत्रित नहीं किया है, उसको आपको ढूंढना है। तो 137 का जो है आंसर हो जाएगा आपको जो है डी, मतलब चंदेरी का शासक मेदिनी राय ने नहीं बुलाया था, लेकिन बाकी सब बुलाया था। पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी बुलाया था उसको, बाबर को, और उसके पुत्र दिलावर खान लोधी भी उनको बुलाया था। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी भी बुलाया था, और मेवाड़ का शासक राणा सांगा भी बुलाया था। बाद में राणा सांगा से भी बाबर को युद्ध हुआ, तो ये सभी लोग बुलाए थे, आमंत्रण किए थे, लेकिन चंदेरी का शासक मेदिनी राय ने नहीं बुलाया था। 138 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, कौन सा वंश? ये था आपका सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश ने। ठीक है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि अलंकृत किया गया है? जरी कलम की उपाधि से किसको नवाजा गया है सम्राट अकबर के द्वारा? तो वो था आपका मोहम्मद हुसैन। ठीक है, आर्टिस्ट था, चित्रकार था। 140 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता है ना, मतलब बागवानी में ज़्यादा रुचि लिया करता था, तो कौन थे वो? तो वो थे बाबर, है ना, जो है मालियों का मुकुट कहा जाता है उनको। 141 नंबर क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है किस चीज़ को? तो मदद ए मास इंगित करता है, वो करता है आपका विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि, है ना। तो ये है सी। 142 है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थल के नाम अंकित हैं, मतलब युद्ध स्थल का नाम से जो है क्रम को बताएं। तो ये है आपका, पहले देवरा का युद्ध हुआ, फिर चौसा का, फिर कन्नौज का, और फिर बिलग्राम। कन्नौज को युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, फिर सरहिंद का युद्ध हुआ है। ठीक है, तो ये है। 143 नंबर क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम सिद्धांत शांति और भाईचारा का सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो वो थी आपका जो है राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण और वैवाहिक संबंध। मतलब इसमें से आप वैवाहिक संबंध था, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, धार्मिक सहनशीलता, ये तीनों था, इसलिए ई आंसर हो जाएगा। 144 है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो औरंगजेब जिम्मेदार है आपका गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए। ठीक है। 145 देखिए, हल्दी घाटी युद्ध 1576 में हुआ था, उसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी, अपना वकील एवं अपने पुत्र का अतालिक मतलब संरक्षक शिक्षक नियुक्त किया था? तो किसको क्या था? तो ये क्या था आपका जो है बहार खान लोहानी को। बहार खान लोहानी ने किया था, लोहानी ने शेर शाह को इस तरह का जो है अपने पुत्र का संरक्षक शिक्षक नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 147, शेर शाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, तो इनमें कौन सी सिक्के किस धातु के थी? असरफी किस धातु की थी, रुपया और दाम किस धातु की थी, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोना, चांदी, तांबा। सोना का असरफी था, चांदी का रुपया और तांबा का दाम था। 148 नंबर क्वेश्चन देखिए, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो वो था आपका जहांगीर, है ना, जहांगीर था। ये है। 149 नंबर, मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में 1 प्याला शराब और 1 प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी उक्ति है? यह स्टेटमेंट किसकी है? तो यह है जहांगीर की। ठीक है।
150 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन किसने कराया था? तो ये कराया था आपका जहांगीर ने। तो इस टेस्ट सीरीज में इतना ही, 150 क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज का हम लोग फिर लेकर के आएंगे वीडियो।